हाँ बेटाओ, नमस्कार, वेलकम बैक। आज अपना लेक्चर नंबर 5th बायोलॉजी का है। ठीक है, इस 5th लेक्चर में अपन आज दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। पहला चैप्टर अपना पूरा हो गया था। पहले चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बात और करनी है मुझे। वो बात ये है कि जो आपको लास्ट में अंतर बताए थे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में, तो उन अंतरों में मैंने तो यहाँ मुख्य 4 अंतर बताए हैं आपको, लेकिन उनके साथ में हम 2-3 अंतर और जोड़ देंगे। जैसे एक जनकों का अंतर ले लेंगे। अलैंगिक जनन में एक जनक से संतति उत्पन्न हो सकती है। लैंगिक जनन में 2 भिन्न नर एवं मादा जनकों से संतति उत्पन्न होती है। तो इस तरीके से हम 2-3 लक्षण उसमें और जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जो आपको नोट्स उपलब्ध कराए जाएंगे उनमें वो अंतर भी साथ में जुड़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अपना पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का नाम नर व मादा युग्मकोद्भिद। फिर साथ में क्या जुड़ा हुआ है? संरचना एवं विकास। ये आपका हो गया दूसरे चैप्टर का नाम। दूसरे चैप्टर का नाम नर व मादा युग्मकोद्भिद, संरचना एवं विकास। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो गया, पहले तो हम ये जो चैप्टर का नाम दे रखा है इसी का मतलब समझते हैं। फिर उसके बाद इसमें पढ़ना क्या है उसके बारे में हम पहले जानकारी ले लेते हैं। नर व मादा युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद शब्द को समझो पहले, बाकी नर, मादा, संरचना, विकास ये सारे शब्दों का अर्थ आता है आपको। यहाँ युग्मकोद्भिद थोड़ा सा नया शब्द है ना। बिल्कुल नया इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपने 11th क्लास में इसको पढ़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करते हैं। इसको 2 शब्द होते हैं, एक होता है युग्मकोद्भिद और एक शब्द होता है बीजाणुद्भिद। 2 शब्द हैं ये। ठीक है, युग्मकोद्भिद को अंग्रेजी में कहते हैं गैमीटोफाइट और बीजाणुद्भिद को कहते हैं अंग्रेजी में स्पोरोफाइट। अब यहाँ मैं फिर से देखो बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये जो आपने जो शब्द आ रहे हैं वो सभी डिपेंड कहाँ पर हैं? कोशिका विभाजन पर डिपेंड है। कैसे? दोबारा देखते हैं। युग्मकोद्भिद शब्द का अर्थ होता है सीधे सीधे अगुणित अवस्था और बीजाणुद्भिद का अर्थ होता है द्विगुणित अवस्था। ठीक है, यानी अगर हम ये कहें कि किसी भी पौधा जो होता है आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म, तो उस पौधे के पादप भाग, कायिक भाग या जो भी पादप भाग है वो कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं, 2n। ठीक है, और जहाँ भी अवस्था द्विगुणित आ जाती है वो क्या कहलाता है? बीजाणुद्भिद कहलाता है। दूसरा अगुणित अवस्था, क्या लिखते हैं अगुणित अवस्था को? n। अगुणित अवस्था जहाँ भी होती है पौधे में या पौधे के जिस भाग की अगुणित अवस्था होती है वो क्या कहलाता है? युग्मकोद्भिद कहलाता है। ठीक है,
एगुणित अवस्था आवृतबीजी पौधों में केवल कहाँ पाई जाती है? युग्मकों में, केवल युग्मकों में होती है। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ जो जनन संरचनाएं हैं उनके नर और मादा दोनों के क्या पढ़ेंगे? युग्मकोद्भिद पढ़ेंगे। युग्मकोद्भिद का मतलब है हम उसकी एगुणित अवस्था को पढ़ेंगे। एगुणित अवस्था का अर्थ होता है युग्मकों को पढ़ेंगे। आगे संरचना और विकास, यानी युग्मकों का विकास और युग्मकों की संरचना, उनके निर्माण की प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें अपन इस दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे चैप्टर को अपन शुरू करते हैं। ये 2 शब्द जो नए आए थे वो बता दिए आपको, और फिर एक बार दोबारा से कह रहा हूँ, विभाजन बहुत कंपलसरी है इस पहली यूनिट के लिए। उसके बाद आपके मानव जनन आती है, उसमें भी विभाजन आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से ये नेसेसरी है। हम पढ़ रहे थे कि आवृतबीजी पौधों की जनन संरचना। ठीक है, यही ख़त्म किया था हमने पहला चैप्टर। ध्यान कीजिए, पिछली वीडियो में, पिछले लेक्चर में जहां हमने पहला चैप्टर अंतर से पहले जो जनन में अंतर पढ़े थे, लैंगिक और अलैंगिक में, उससे पहले हम यही पढ़ रहे थे आवृतबीजी पौधों की जनन संरचना क्या होती है? पुष्प होती है। ध्यान करो, ठीक है। इसी लाइन से एक तरह से हम ये कह सकते हैं, हमने इसको पहले चैप्टर को ख़त्म किया था और इसी लाइन से हम दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे, है ना। तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्ट होते हैं। पुष्प, अब यहाँ हमने एक पुष्प के लिए एक बात और आई थी कि पुष्प क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह है। क्यों मानते हैं रूपांतरित प्ररोह? क्योंकि पुष्प के विभिन्न पुष्प पत्रों की जो संरचना होती है, संरचना का जो विकास होता है, उसकी प्रारंभिक अवस्थाएं किसके समान होती हैं? प्ररोह के समान होती हैं। फिर उसके बाद ये अपने कार्य के अनुरूप आगे विकास जब होता है तो रूपांतरित होते जाते हैं और इनके कार्य में भिन्नता आ जाती है। तो विकास प्रारंभिक स्थिति में एक समान है, यानी प्ररोह के समान है, इसलिए पुष्प को क्या मानते हैं? रूपांतरित प्ररोह माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे एक हम प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने ये बनाया था। तो एक एक करके इनके भागों को पढ़ते हैं। ठीक है, ये बनाया था, नाम लिख देते हैं। बाह्य दल, दल, पुंकेसर और अंडप। इसके अलावा यहाँ भी नाम अगर लिखना चाहो तो पुष्पासन, और ये हो गया पुष्प वृंत। ठीक है बेटा, ये एक प्रारूपिक पुष्प है। अब इसके एक एक भाग को लेकर के पढ़ते हैं। इनके जो जनन में सहायता करने वाले या आवश्यक जो भाग होते हैं वो कहाँ होते हैं? पुष्पासन से ऊपर के भाग। पुष्पासन से जो ऊपर के भाग हैं वो 4 होते हैं। बाह्य दल सबसे बाहर की ओर, दल उससे अंदर की ओर, पुंकेसर उससे अंदर की ओर, और अंडप सबसे भीतरी चक्र होता है। तो यहाँ पर पहला भाग लेते हैं हम, क्या? दल, है ना। अब यहाँ पर बाह्य दल होगा पहला, बाह्य दल। अब यहाँ पर हम बाह्य दल किसको कह रहे हैं? एक जो संरचना है उसको। लेकिन पुष्प में क्या होता है, ये एक से अधिक होते हैं और चक्र में लगे रहते हैं, इसलिए
हम क्या करते हैं, बाह्यदल के साथ में पुंज शब्द और जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? पुंज। पुंज का अर्थ हो गया समूह, यानी बाह्यदलों का समूह। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली बात बाह्यदल पुंज के लिए क्या आती है? बाह्यदल पुंज पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। ठीक है, पहली विशेषता क्या हो गई? बाह्यदल पुंज पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है ना। दूसरी विशेषता, बाह्यदल पुंज जो होता है इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य होता है कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करना, है ना, पहला और दूसरा। ध्यान दो दोबारा से, बाह्यदल पुंज पुष्प का क्या होता है? सबसे बाहरी चक्र होता है। और दूसरी विशेषता इसकी क्या है? बाह्यदल पुंज कलिका अवस्था में पुष्प को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये बाह्यदल पुंज हो गए। एक थर्ड पॉइंट एक और अगर जोड़ना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं। क्या? यह पुष्प का क्या हो गया? सहायक चक्र है ना, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि बाह्यदल पुंज और दल पुंज दोनों किस में आते हैं? सहायक चक्र में आते हैं। और पुंकेसर और अंडप ये दोनों किस में आते हैं? आवश्यक चक्र या लैंगिक चक्र में आते हैं। ठीक है, तो ये तीन विशेषताएं किसकी? बाह्यदल पुंज की हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है बाह्यदल पुंज। दूसरा, कलिका अवस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। और तीसरा, यह पुष्प का सहायक चक्र है। ठीक है, अब बात आती है कि कोई भी पुष्प अगर मान लीजिए हमारे पास है तो हम कैसे पहचानें कि बाह्यदल पुंज क्या है, दल पुंज क्या है? तो उसके लिए एक बात हमें ध्यान रखनी है, किसी भी पुष्प का जो बाह्यदल पुंज होता है वो पुष्पासन पर लगा हुआ एक तो सबसे बाहरी चक्र होता है, पहली पहचान। दूसरी, इनकी जो संरचना होती है वो लगभग पत्ती के समान होती है लेकिन आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, यानी हरी पत्ती समान छोटी संरचनाएं जो पुष्प को चारों ओर से घेरे रहती हैं वो क्या कहलाते हैं? बाह्यदल पुंज कहलाते हैं। बाह्यदल पुंज को अंग्रेजी में कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे भाग पर। दूसरा भाग दल, ये लिखा हुआ है। अब जिस तरीके से हमने बाह्यदल के साथ में पुंज जोड़ा हुआ है उसी तरीके से दल भी क्या है? एक के लिए आएगा। अगर हम पुष्प में उपस्थित सभी दलों के लिए एक शब्द का यूज करें तो उसके साथ में हमें क्या जोड़ देंगे? पुंज शब्द जोड़ देंगे, तो ये हो गया दल पुंज। ठीक है, यानी एक पुष्प में उपस्थित सभी दल दल पुंज कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे, दल पुंज जो होता है अंग्रेजी में इसको कोरोला कहते हैं। अब जिस तरीके से हमने बाह्यदल पुंज की विशेषताएं पढ़ी हैं उसी तरीके से हम दल पुंज की विशेषता पढ़ते हैं। सबसे पहली क्या आएगी? यह बाह्यदल पुंज से
भीतरी चक्र है। ठीक है, सबसे बाहरी चक्र कौन सा? बाह्यदल पुंज, और बाह्यदल पुंज से अंदर की ओर वाला चक्र कहलाता है दल पुंज। इसीलिए हमने लिखा है ये जो दल पुंज होता है वो कहाँ पाया जाता है पुष्प में? बाह्यदल पुंज से अंदर की ओर। ठीक है, दूसरा हमने कार्य के आधार पर विशेषता लिखी है, उसी तरीके से हम यहाँ एक विशेषता लिखते हैं। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि यह चमकीला एवं रंगीन चक्र है। यानी इस जो दलपुंज है ये कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं, और इनका जो कलर भी होता है कैसा होता है? ब्राइट, जिससे क्या हो? लैंगिक जनन में जो भी इसका कार्य है उसको सफलतापूर्वक संपन्न कर सके, वो कार्य भी आएगा। तीसरा क्या होता है? जो दल हैं, दल पुंज हैं, इनके आधार भाग में विभिन्न पुष्पों में क्या पाई जाती हैं? मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके कारण उनसे मकरंद स्रावित होता है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यह मकरंद युक्त होते हैं। क्या होते हैं? मकरंद युक्त होते हैं। ठीक है, फोर्थ आ जाता है, यह परागण में सहायक है। परागण क्या होता है? परागण का अर्थ होता है किसी एक पुष्प के पराग कण, जिनको नरयुग्मक माना जाता है, वो विभिन्न माध्यमों के द्वारा कहाँ पहुँच जाए? दूसरे पुष्प के कहाँ? अंडप तक पहुँचे, है ना। तो ये जो क्रिया होती है नरयुग्मक के स्थानांतरण की, कहाँ तक? मादा युग्मक तक या अंडप तक, ये प्रक्रिया कहलाती है परागण। इसमें क्या होता है? विभिन्न माध्यमों के द्वारा होता है। वो माध्यम क्या हो सकते हैं? जैसे वायु, जल, जीव, यानी इनको हम माध्यमों को, ये आएगा आगे, लेकिन अपन अभी ये मान लें कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो परागण की क्रिया है वो सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज़्यादा किस में होती है? कीटों के द्वारा होती है। ठीक है, और कोई भी कीट पुष्प की ओर आकर्षित क्यों होता है? ये आप यहीं देखिए। एक तो जो बाह्यदल पुंज होते हैं उनका रंग कैसा होता है? चमकीला रंगीन, तो रंग के कारण प्रभावित होते हैं। दूसरा, जो ये जो दलपुंज हैं कैसे होते हैं? मकरंद युक्त। तो कीट मकरंद प्राप्त करने के लिए पुष्पों पर बैठते हैं और क्या करते हैं? उनसे मकरंद प्राप्त करते हैं, फिर दूसरे पुष्प पर जाकर के दूसरे पुष्प से मकरंद प्राप्त करेंगे। तो इस तरीके से जब प्रक्रिया चलती है कीट की, एक पुष्प से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तो जो परागकण होते हैं वो पुष्प कीटों के पैरों से, पंखों से आदि से चिपक करके दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों विशिष्टताओं के कारण ही यह चक्र किस में सहायक माना जाता है? परागण की क्रिया में सहायक माना जाता है। और परागण में सहायक है, इसीलिए अगली जो विशेषता हमें लिखनी है वो कौन सी लिखनी है? ये वाली, सहायक चक्र में रखते हैं ये, इसलिए हम कहते हैं यह है पुष्प का सहायक चक्र है। ठीक है, यानी दोबारा से एक बार विशेषता देखते हैं दलपुंज की। सबसे पहली बात, ये बाह्यदल से अंदर की ओर होता है,
ध्यान रखना है हमें, किससे अंदर, बाह्यदल से अंदर, यानी पुष्प का दूसरे नंबर का बाहर से भीतर की ओर दूसरे नंबर का चक्र हो गया। दूसरी विशेषता रंग की हो गई, चमकीला रंगीन होते हैं, और इन चमकीले रंगीने जो दल होते हैं उन्हीं को एक शब्द और ले लेते हैं, इनके लिए क्या कहते हैं हम, पुष्प की पंखुड़ियाँ कहते हैं इनको, पंखुड़ियाँ या कर देते हैं। तो ये शब्द पंखुड़ी किसके लिए दिया जाता है, रंग के कारण, ठीक है। दूसरा मकरंद युक्त होते हैं। मकरंद क्या है, एक मीठा तरल जो विशिष्ट गंध युक्त होता है, और इन दोनों विशेषताओं के कारण जो कीट होते हैं वो पुष्प की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे क्या होता है, परागण में सहायता मिलती है। और सहायता शब्द आ रहा है परागण में, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, पुष्प का सहायक चक्र माना जाता है, ठीक है। तो पुष्प के सहायक चक्र में ये दो भाग आते हैं, बाह्यदल पुंज और दल पुंज। बाह्यदल पुंज की ये विशेषताएं हैं और दल पुंज की विशेषताएं ये हैं, ठीक है। अब दूसरा चक्र आता है इसका। दूसरा चक्र पिछले वीडियो में क्या नाम दिया था हमने, दूसरे चक्र को नाम देते हैं आवश्यक चक्र या लैंगिक चक्र। आवश्यक चक्र या लैंगिक चक्र में कौन कौन से भाग आते हैं पुष्प के, पुंकेसर और जायांग। चलिए तीसरा नंबर, तीसरा भाग लेते हैं यहाँ पुमंग। क्या ले लिया, पुमंग, ठीक है। पुमंग क्या है, इनकी विशेषता पढ़ते हैं। सबसे पहले वही आएगा, कहाँ होता है ये, तो सबसे पहले लिखते हैं हम कि यह है दल पुंज से भीतर स्थित होता है। पहला विशेषता, पहली विशेषता क्या है, ये जो पुमंग है वो दल पुंज से भीतर की ओर, दल पुंज से भीतर की ओर का अर्थ सीधा सीधा लगाइए, सबसे बाहर बाह्यदल, फिर दल, अब दल से भीतर पुमंग, यानी ये बाहर से भीतर की ओर तीसरे नंबर का चक्र हो गया, ठीक है। दूसरा आता है इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं, है ना। डायग्राम अभी जो यहाँ मिटा दिया है मैंने, इसी जगह क्या लिखा था हमने, पुंकेसर लिखा था। तो इसकी एक इकाई क्या हो गई, पुंकेसर हो गई, यानी पुमंग का निर्माण पुंकेसरों से मिलकर या पुंकेसरों के मिलने से पुमंग बनता है, ठीक है। तीसरी विशेषता यह है पुष्प का नर जननांग कहलाता है ना। पुमंग को क्या कहते हैं, पुष्प का नर जननांग कहते हैं। अगला फोर्थ, इसमें नर युग्मकों या नर युग्मकों की जगह दूसरा शब्द ले लेंगे हम, पराग कणों का निर्माण होता है, ठीक है। सीधी सी बात है, अगर ये नर जननांग है तो इसमें क्या बनेंगे, नरयुग्मक बनेंगे, है ना। तो ये नरयुग्मक या परागकण भी अपन कह देते हैं, वैसे नरयुग्मक परागकण के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो वो प्रक्रिया आगे आएगी।
उसके अलावा इसमें एक पॉइंट और जोड़ देते हैं, यह है पुष्प का आवश्यक या लैंगिक चक्र है। क्या हो गया? ये क्या हो गया? आवश्यक या लैंगिक चक्र हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये इन दो विशेषताओं के कारण हो गया। नरजननांग है, नरयुग्मक बनेंगे, यानी लैंगिक जनन के लिए आवश्यक है, तो ये आवश्यक चक्र कहलाता है। ठीक है, आगे इसकी संरचना पढ़ते हैं, है ना। तो पुष्प में अगर आपको ध्यान हो तो एक संरचना हमने इस तरीके की बनाई थी, है, इसी को क्या कहते हैं? पुंकेसर। अब हम इतने भाग को दोबारा से बनाते हैं पुंकेसर का। देखिए क्या रहता है, ये इसको मिटा देता हूँ, यहीं दोबारा बनाना है। ये डायग्राम हो गया किसका? एक पुंकेसर का। एक पुंकेसर में एक पुंकेसर में कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? संरचना के आधार पर ही दे सकते हैं। देखिए ये यहाँ से और यहाँ तक केवल एक समान एक भाग हो गया, तो एक तो ये हो गया। फिर यहाँ से और यहाँ तक ये अलग तरह का हो गया, तो दूसरा भाग ये होगा अलग। और फिर इससे ऊपर का ये पूरा भाग एक अलग तरह का हो गया, इसलिए इसका नाम अलग होगा। 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं अभी हम। ये बाहर से देखने पर संरचना है इसकी, यानी बाह्य संरचना। तो ये 3 भाग कौन से होंगे? ये जो भाग है इसको कहते हैं पोतंतु, फिलामेंट अंग्रेजी में। पोतंतु, तंतु शब्द का अर्थ क्या होता है? पो को तो अभी हटा देते हैं अपन, केवल इतना लेते हैं तंतु। तंतु का अर्थ क्या होता है? तंतु का अर्थ होता है कि धागे नुमा संरचना, उसी को तंतु कहते हैं। अब ये धागे नुमा संरचना जो बनी हुई है ये किसकी है? पुंकेसर की है, इसलिए पुंकेसर का ये जोड़ दिया, तो इसका नाम हो गया पोतंतु। ऊपर की तरफ ये वाला जो भाग है ये कहलाता है परागकोश। ठीक है, परागकोश नाम क्यों दिया गया है इसको? इसको भी देखते हैं। इसमें 2 शब्द हैं, नंबर 1 पराग प्लस कोश। ठीक है, संधि विच्छेद नहीं कर रहा, केवल इसके जो 2 शब्द हैं उनको अलग अलग करके उनका अर्थ पता लगा रहे हैं। कोश जो शब्द होता है, कोश का अर्थ होता है, एक तरह से हम कोश को भंडार गृह जो होता है उसको कोश मानते हैं। जहाँ जैसे आपने कभी पढ़ा होगा किसी समिति वगैरह में कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष का अर्थ होता है कोषाधिकारी। कोष माने क्या हो गया? जो भी वस्तु का जहाँ जिस स्थान पर जिस जगह पर भंडारण किया जाता है वो कोष कहलाता है। अब मान लीजिए अगर पैसे की बात करें तो पैसा है हमारे पास, उस पैसे को हम किस में रखते हैं? किसी थैली में रखते हैं, किसी तिजोरी में रखते हैं, तो पैसे के लिए वो थैली या थैला क्या हो गया? कोष हो गया। तो ऐसे ही कोष का अर्थ हम यहाँ क्या लेंगे? थैली नुमा संरचना। ठीक है, पराग शब्द का अर्थ क्या लेंगे हम? पराग कहते हैं किसको? जो किसी भी पुष्प को जब अपन हाथ लगाते हैं, जैसे धतूरे का पुष्प है, सरसों का पुष्प है, तो सरसों के पुष्प को अपन ने हाथ लगाया, हाथ हल्का सा पीला हो जाता है, उस पर पीला पाउडर समान आ जाता है। वो जो पीला पाउडर जैसी संरचना अपने हाथ पे आई है वो क्या कहलाती है? पराग। और वो पराग निर्मित किससे हुआ है? पराग कणों से। असंख्य पराग कण
जो कैसे होते हैं, बहुत सूक्ष्म आकार के कण समान संरचनाएं, असंख्य मिलकर के कैसे क्या बना लेते हैं, वो एक पाउडर समान संरचना बना लेते हैं, जिसको कहते हैं पराग। यानी पराग का अर्थ फिर हम क्या लेंगे यहाँ, पराग कण। कितने, असंख्य, है ना। तो परागकोश का मतलब वह थैलीनुमा संरचना जिसके अंदर किसका निर्माण होता है, असंख्य परागकणों का, या वह थैलीनुमा संरचना जिसमें असंख्य परागकण क्या होते हैं, भरे रहते हैं, वो संरचना कहलाती है परागकोश। ठीक है। चलिए, तीसरा भाग इसका रह गया, परागकोश और पुतंतु के मध्य का जो भाग होता है वो कहलाता है योजी। योजी को अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव शब्द बनाए किससे, कनेक्ट से। कनेक्ट का अर्थ होता है जोड़ना, यानी वह भाग जो पुतंतु और परागकोश को जोड़ता है, योजी कहलाता है। अब आते हैं जो पुतंतु है, इसके 3 भाग हो गए। नंबर 1, पुतंतु कौन सा भाग है, वह भाग जो पुंकेसर को क्या करता है, पुष्पासन से जोड़ता है ना। या इसमें एक शब्द और जोड़ सकते हैं, वह तंतुनुमा, और भी अच्छी हो जाएगी परिभाषा। वह तंतुनुमा भाग जो पुंकेसर को पुष्पासन से जोड़ता है, क्या कहलाता है, पुतंतु कहलाता है। पुतंतु पुमंग का क्या हो गया, पहला भाग हो गया। दूसरा भाग होता है कौन सा, पुतंतु से आप ऊपर की चलते हैं, योजी, यानी कनेक्टिव। योजी कौन सा भाग हो गया, वह है बंध्य भाग, जो क्या करता है, पुतंतु और परागकोश, पुतंतु व परागकोश को जोड़ता है, क्या कहलाता है, योजी कहलाता है। बंध्य शब्द आया इसमें, ये आगे बताएंगे इसका अर्थ, ध्यान रखना। तीसरा भाग इसका कौन सा हो गया, परागकोश। क्या है परागकोश, यह